नमस्कार दोस्तों, आज के एक इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश और चाइना के भीतर संपर्क के बारे में। खास करके इस परिस्थिति में जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत का स्वार्थ, जो इंटरेस्ट हम बोलते हैं, और चाइना और बांग्लादेश की जो वेरियस फोर्सेस है, जमाती इस्लामी जैसे, इनका संपत्ति मिलके कैसे ये भारत की जो इंटरेस्ट है इसको हानि कर सकता है इन जनरल, और दूसरे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन पार्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर देखेंगे। तो इसको समझने के लिए इस वीडियो में हम तीन हिस्से में बांटेंगे। पहले हिस्से में हम चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में समझेंगे कि वो कैसे फॉरेन पॉलिसी में काम करते हैं, और इसका एक्सटेंशन पार्ट ये है कि खास करके बांग्लादेश के जो परिस्थिति रहा है कुछ आखिर के एक महीनों में, उसमें चाइना का क्या रोल था और वो चाइना कैसे प्ले की है उस रोल में, इस गेम में, पावर शिफ्ट में चाइना का भूमिका क्या है, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ये बात करेंगे कि बांग्लादेश की जो वेरियस फोर्सेस है, आवामी लीग की सरकार को गिरने के बाद या गिरा जाने के बाद अब वहाँ पर जो दूसरे फोर्सेस है, खास करके बीएनपी और जमात इस्लामी, इनके भीतर की अब जो केमिस्ट्री है वो अब कैसे है, उसकी पावर वैक्यूम को कैसे फिलअप किया जा रहा है, आर्मी कैसे रोल प्ले कर रहा है। और तीसरे हम देखेंगे कि इस रोल प्ले के द्वारा, इस परिस्थिति के द्वारा भारत की जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वो खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सेवन सिस्टर की, चिकन नेक्स की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर पहले पार्ट्स में देखेंगे तो हम सभी को पता होगा, जो आंतर्जातिक संपर्क को थोड़ा फॉलो करते हैं और चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, हम देखेंगे कि चाइना जो है फॉरेन पॉलिसी के मामले में ये बहुत ही प्रैग्मेटिक एक फॉरेन पॉलिसी अप्रोच करता है, देखते हैं। इसमें वो देखता है, सरकार की क्वालिटी को नहीं देखता है। किसी दूसरे देश के साथ वो जो अपना संबंध बनाता है तो वो देखता है वो सरकार कैसा है, इसके चाइना को कोई मतभेद नहीं, उसको मतलब उसमें चाइना का कोई ओपिनियन नहीं रहता है। वो सिर्फ यही कोशिश करता है कि उस सरकार से, जैसा भी हो, गणतांत्रिक हो, अगणतांत्रिक हो, फैसिस्ट हो, मिलिट्री रूल हो, उससे उसको कितना फायदा मिलता है। पहला ये चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का एक जनरल प्रिंसिपल है। तो अब जो लास्ट एक महीने से और 1.5-2 महीने से जो बांग्लादेश में पक रहा था और बांग्लादेश में जो हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में जो सरकार के परिवर्तन है, इसमें अगर देखेंगे तो हम ये देख पाएंगे इस गेम में चाइना का उतना ज़्यादा बड़ा भूमिका नहीं था। खास करके ओपन सपोर्ट नहीं था कि चाइना डायरेक्टली स्टूडेंट्स मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और वो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण भी नहीं मिला है कि वो सरकार को बदलने की कोशिश भी कर रहा था। क्योंकि जैसे हसीना सरकार के ऊपर आरोप है कि हसीना के साथ भारत का संपर्क बहुत अच्छा है, भारत के बाद अगर सबसे अच्छा किसी देश के साथ चाइना का संपर्क है, बांग्लादेश का संपर्क है, वो चाइना है, क्योंकि आर्थिक संपर्क जुड़े हुए हैं। ये हसीना सरकार की जाने के कुछ दिन पहले भी जो गंगा की तीस्ता रिवर को लेके जो कमीशन बनाया गया था भारत की तरफ से, उस समय भी ये बात आया था, चाइना ने बांग्लादेश को प्रपोजल दिया था कि वो जो डैम बनाने के लिए या नदी की नब्बता को ठीक करने के लिए वो पैसा देने के और टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। तो ऐसा एक संबंध चाइना के साथ रहा भी है। लास्ट के दशकों में से चाइना के साथ बांग्लादेश का संबंध अच्छा भी रहा है, इकोनॉमिक और दूसरे कोऑपरेशन में, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में बहुत बड़े फिनेंसर भी रहा है यहाँ तक। तो अब हम देख सकते हैं जब सरकार की पट परिवर्तन हो गई तो जो ये 2 तारीख को, 2 सितंबर सोमवार को, चाइनीज की जो राष्ट्रदूत है, चाइना का जो राष्ट्रदूत है याओ वेन, और उपराष्ट्रदूत, और ये 4 लोगों की एक टीम बांग्लादेश की आज के तारीख में जो एक सबसे पावरफुल ब्लॉक जो बन के आया है, जमात इस्लामी, इनके हेडक्वार्टर में ये जाते हैं, मिलते हैं, और एक इसको कर्सी जिसे बोलते हैं हम, कर्सी विजिट ये लोग नाम देते हैं, और वहाँ पर बात करते हैं कि वो कौन से विषय में काम करेंगे। अब ये क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमें थोड़ा सा बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, जो कि वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो बांग्लादेश में पोस्ट आवामी लीग जो सबसे बड़े प्लेयर है वो है बीएनपी नाम के क्योंकि ये अपोजिशन पार्टी था।
लेकिन एक्चुअली में जिस पार्टी के पास या जिस संगठन के पास सबसे ज़्यादा क्षमता अभी के है, लोगों के जुनून जिसके साथ है, वो है ये जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक बेसिकली एक टेररिस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था बांग्लादेश के लिए। 2010 साल में इसको बैन भी किया गया था। 2010 साल में इसको बांग्लादेश में बैन किया गया था। पहले मार्च महीना में, 2010 के मार्च महीना में बांग्लादेश में जब वॉर क्राइम हुआ था, यानी कि 1971 के युद्ध के कारण जिसको दोषी मान के जो ट्रायल शुरू किया गया था, तब जमात के बहुत बड़े बड़े लीडर को गिरफ्तार किया गया। फिर सितंबर महीना में इसको बैन कर दिया गया बांग्लादेश में। और बैन करने के बाद ये जो 14 साल में कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स आज तक, सरकार बांग्लादेश में ये सरकार बदलते हुए 1 महीना हो गया है, कल 1 महीना पूरा हो गया, कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट्स जमात इस्लामी के साथ मिलने नहीं गया। सिर्फ चाइना 2 तारीख को गया, चाइनीज एम्बेसडर गया। यही है चाइना का फॉरेन पॉलिटिक्स का खास बात। चाइना जब अपना स्वार्थ जिसमें मिलता है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक रूप में वो चेंज कर लेता है। हम क्लास में पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में या रियलिज्म में पढ़ते हैं कि कौटिल्य का बात कि फॉरेन पॉलिसी में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। तो चाइना से ये सीखने की बात है। ये सही है गलत है दूसरा बात, लेकिन चाइना यही चीज करते हैं। भारत और दूसरे देश अभी भी नए सरकार के साथ उस तरह से घुल मिलाप नहीं हुए हैं उतना सा, लेकिन चाइना यहाँ पर जमात इस्लामी जो एक फिक्शनल रिलीजियस टाइप ऑफ बॉडी है, उसके साथ भी वो ऑलरेडी बैठक करना शुरू किया है। सपोर्ट बोले हैं कि उसमें सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश की रिलेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि ये जो डिप्लोमेट था, ये जो एम्बेसडर था, ये भी हिंट दिया कि लास्ट के जो 13-14 साल से जमात इस्लामी के साथ उतना अच्छा संबंध इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके जिम्मेदार आवामी लीग है। देखिए कैसे अपना अवस्थान को बहुत जल्दी बदल लेते हैं लोग। दूसरी तरफ अगर हम जमाती इस्लामी को देखेंगे तो जमाती इस्लामी के आवामी लीग यानी कि हसीना सरकार के पतन के बाद अब बांग्लादेश में 2 ग्रुप के भीतर फाइट हो रहा है किसके पास क्षमता रहेगी। एक तो आर्मी के पास क्षमता है, आर्मी लेके रखा है। अब आर्मी क्षमता छोड़ेगी या नहीं वो तो अलग बात है, यूएस बैक आर्मी जो है अभी और यूनिस जो है। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि एक समय क्षमता छोड़े जाएगी, इसमें 2 ग्रुप है। एक है बीएनपी जो मेन अपोजिशन पार्टी था, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और बीएनपी के साथ जमात का जोट था, जिसे हम बोलते हैं कोalition पॉलिटिक्स, कोalition था। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में बीएनपी और जमात के भीतर रिलेशन उतना अच्छा नहीं हुआ है। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर उनके अलग अलग ओपिनियन आए, जैसे इलेक्शन को लेके। बीएनपी चाहता है जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और इलेक्शन के द्वारा ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट एक चुने हुए गवर्नमेंट सरकार को अपना क्षमता दे और नया सरकार आके जो संस्कार करनी है, यानी कि जो चेंजेस लाना है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस देश के भीतर लाना है, वो करेंगे। दूसरी तरफ जमाती इस्लामी चाहते हैं नहीं, इसकी आज की जो हालत है, इस हालात में केयर टेकर गवर्नमेंट धीरे धीरे काम करे और इलेक्शन बाद में हो। यहाँ पर हमें समझने की जरूरत यह है कि क्यों ऐसा है, जमात इस्लाम क्यों इलेक्शन नहीं चाहते। ये इसलिए नहीं चाहते कि हाँ, लोगों का जुनून जमात इस्लाम के पीछे है, ये सही है, ज्यादातर लोग उसमें उस रेडिकल चिंता में विश्वास करते हैं। लेकिन रेडिकल चिंता को इलेक्शन की वोट वाक्स में ट्रांसलेट करने के लिए जो संगठनिक काठामो चाहिए, संगठनिक जो ढांचा चाहिए, वो जमात के पास नहीं है अभी भी। और जमात ये जो समय है, इस समय को वो कैश करना चाहता है। ये जो उनके पीछे लोगों का जुनून है, इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश में अभी ये होने के बाद भी आप लोगों को पता है बांग्लादेश में बहुत बड़ा बाढ़ हुआ है। बाढ़ के कारण बहुत लोगों की हालत खस्ता है, तो उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ये कि ऐसे परिस्थिति में वो कैसे लोगों को और रिलीजियस बनाया जाए और कैसे लोगों की जो मजबूरी है उसके फायदा उठाया जाए और एक एनार्की स्टेट किया, एक एनार्किक व्यवस्था तैयार किया जाए विद इन द कंट्री, ताकि जो संगठन है, जो पावर की जो वैक्यूम तैयार हुआ है हसीना सरकार चले जाने के बाद और आवामी लीग चले जाने के बाद, उस वैक्यूम को धीरे धीरे वो पूरा कर ले। इस वैक्यूम को लेके ही अभी ये 2-3 संगठन के भीतर लड़ाई चल रही है। एक तरफ से जमात इस्लामी और इसके सहयोगी छोटे छोटे जो और डेंजरस इस्लामिक संगठन बांग्लादेश में हैं, जैसे हिजबुल तहेदी ऐसे और 2-3, और दूसरी तरफ बीएनपी जो जमात के दोस्त थे एक समय, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अच्छा, अगर इनके पास ज्यादा क्षमता चला जाए तो हम तो पीछे ही रह जाएंगे। तो इसीलिए इन दोनों के भीतर एक लड़ाई चल रही है। जैसे
28 अगस्त को बीएनपी की जो महासचिव है मिर्जा फखरुल आमिर आलमगीर, उन्होंने बताया है नहीं जमात के साथ हमारा अभी कोई दोस्ती नहीं है, हम वो जमात के पास अभी वो ये नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लड़ाई करके जीत पाए, इसीलिए वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं और हमें इलेक्शन चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होना ही सही है, वो गणतांत्रिक प्रोसेस है। और बीएनपी ने और एक बात बताया है जो इंटरेस्टिंग है। बीएनपी ने बताया है कि ऐसे आवामी लीग के हर कर्मचारी के खिलाफ केस करना कोई सही बात नहीं है, तो उन्होंने पुलिस को रिक्वेस्ट भी किया है कि ऐसे कि कोई भी आके केस कर दे तो आप आवामी लीग के हर कर्मचारी के खिलाफ, सेंट्रल लीडरशिप के खिलाफ मत केस डालिए, अगर लोकल मामला है तो लोकल के ऊपर डालिए। तो बीएनपी को पता चल रहा है कि एक परिस्थिति ऐसा हो सकता है जहां पर उनको इस्लामिक संगठन और जो मिलिट्री संगठन है इसको रोकने के लिए उसको आवामी लीग का समर्थन चाहिए हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में ये हिस्ट्री रहा है। इसके पहले जब मिलिट्री शासन था तब ऐसा हुआ कि आवामी लीग और बीएनपी दोनों मिलके लड़ाई किए थे एक साथ आके। तो आगे की जो लग रहा है आज की परिस्थिति में बांग्लादेश में जो लग रहा है, तो ऐसी होने की एक संभावना है। एक बात तो ये कारण है कि जमात इस्लामी क्यों, मतलब ये समझने का कारण है क्यों जमात इस्लामी को भी चाइना या ऐसे फोर्सेस की सहायता जरूरत है। ये जो भीतर की घटना ये इसको एक्सप्लेन करता है कि जैसे चाइना को दूसरे फोर्स की जरूरत है कि वैसे भी जमात इस्लामी जैसे संगठन को इन फोर्सेस की जरूरत है, इसकी इस्तेमाल पैसा या दूसरे काम में। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मीटिंग में चाइनीज एम्बेसडर का इस मीटिंग में जमात इस्लामी ने ये रिक्वेस्ट किया है चाइना को कि आप जैसे आर्थिक सहायता हमारे देश को कर रहे हैं तो वैसे तो करिए, उसके साथ साथ और एक खास रिक्वेस्ट किया है। वो रिक्वेस्ट ये है कि जो रोहिंग्या का प्रॉब्लम बांग्लादेश में है, इस प्रॉब्लम को सुलझाने में चाइना मदद करे, आर्थिक और इंटरनेशनली। ये बहुत बड़ी बात है, हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है। हाँ, और अगर हम खुद देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ डीलिंग करने का चाइना की जो खुद की तरीका है वो उतना अच्छा नहीं है। चाइना की जो उइघुर प्रदेश में जो वो करते हैं अपने ही सिटीजन के साथ, तो लेकिन वो दूसरे देश में अपने आप को एडप्ट कर सकता है। ये बड़ी बात है, ये हमें समझने की बात है। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर फोकस करें तो कैसे ये एक्सिस, ये दोनों फोर्सेस की एक्सिस हमारे लिए निरापत्ता के, हमारी सिक्योरिटी के लिए बड़े बात हो सकती है। वो ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो बहुत दिनों से जो प्रॉब्लम्स है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का ये दावा था पहले से भी, जैसा कश्मीर में है कि बाहर से इनको मदद मिलता है। तो ये तो एक नॉर्मल बात है इंटरनेशनल रिलेशन में कि दूसरे देश की डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कोई संगठन के द्वारा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या मिलिट्री कोई मिलिशिया ऐसे संगठन के द्वारा जो लोकल जो पॉपुलेशन है, लोगों की जो क्षोभ है, लोगों की जो बहस है, उसको उसकाने की कोशिश करते हैं पैसा वगैरह के दिया। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण रिसेंट समय में मिलता है। ये जो मणिपुर में जो लड़ाई चल रही है कुकी और मैती के बीच, इन संगठन के पास, तो बहुत दिनों से तो ये लड़ाई चल रहा है, सरकार उसको उतना कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास बहुत हाईटेक क्वालिटी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वॉकी टॉकी और मशीन्स गन्स वगैरह है। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है 2-3 दिन में कि जहां पर कुकी चीन आर्मी जो है वो मैती कुछ विलेज में अटैक किया है ड्रोन के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है, किसी एक देश के भीतर, दो संगठन के भीतर, एक ही प्रदेश के भीतर एक छोटा सा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन के द्वारा दूसरे अपने कि एडवर्सरी राइवल्स के खिलाफ ड्रोन के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे संगठन के पास ड्रोन होना और उसकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना बहुत बड़ी बात है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है इनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा है। तो ज़्यादातर लोग विश्वास करते हैं, ज़्यादातर सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट लोग विश्वास करते हैं ये चाइना के थ्रू होता है। लेकिन चाइना ये कैसे करता है? चाइना ये म्यांमार में जो संगठन है, जो दूसरे चाइनीज फेवरेबल जो संगठन है, जो दूसरे जो मिलिट्री संगठन है, वो पहले उनको भेज रहा है, वहां से इन संगठन को मिल रहा है। तो इन दोनों का एक्सिस अगर बहुत अच्छा बन जाता है और वो काम चलता है, ये जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो जाए, तो आगे जाके ये भारत की सिक्योरिटी के लिए, खास करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि ऐसी जो प्रॉब्लम्स है, ऐसी जो एथनिक प्रॉब्लम्स है, इसको बढ़ावा देने के, तो बॉर्डर के दो पक्ष में भी लोग रहेंगे उनको बढ़ावा देने के लिए। तो आपको तो पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक तरफ से ऊपर चाइना है, नीचे बांग्लादेश के बीच में एक जगह है, तो वहाँ पर ये समस्या हो सकती है।
तो भारत की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं उनको इस विषय में सतर्क होना चाहिए। आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।